हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो टाइप्स ऑफ कंपनीज का जो पोर्शन है हम उसे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। अब कल हमने ये जाना था कि टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनीज कितने टाइप के होते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग कंपनीज के बारे में हमने देखा था। चार्टर्ड कंपनीज, स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनीज, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड कंपनीज। तो अलग अलग टाइप के कंपनीज के बारे में हमने जान लिया था एंड एक ब्रीफ नॉलेज जो है वो हमें हर एक टाइप के कंपनी के बारे में हो चुका था। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप चाहे कितने ही टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में क्यों ना पढ़ लें, आप किसी भी कंपनी के बारे में पढ़ें वो ठीक है, लेकिन ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू कंपनीज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर सिलेबस। एंड ये कौन से कंपनीज हैं? तो पहला कंपनी जो है वो है पब्लिक कंपनी एंड जो दूसरा कंपनी है वो है प्राइवेट कंपनी। दो टाइप के कंपनीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है पब्लिक कंपनी एंड एक है प्राइवेट कंपनी। तो आज हम देखने वाले हैं कि पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, और इन दोनों का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑल्दो प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी क्या होता है ये बात तो हमें पहले से मालूम है, लेकिन फिर भी थोड़ा और डिटेल में हमें स्टडी करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक यहाँ पे आ रहा है वो है मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी की प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या क्या होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स विथ लिमिटेड लायबिलिटी फॉर इट्स मेंबर्स। द नंबर ऑफ shareholders in a private limited company is limited, typically ranging from 2 to 200. The company's shares are not available for public trading and can only be sold or transferred with the existing shareholders' existment. Entrepreneurs and small business owners often prefer private limited companies because they offer several advantages. However, private limited companies are subject to specific regulatory requirements. ओके, उसके बाद दिस आर्टिकल विल एग्जामिन, ये क्योंकि मैंने एक वेबसाइट से ले रखा है तो इसीलिए वहाँ पे ये दिया हुआ है। तो अगर बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो कौन सा कंपनी होता है? एक ऐसा कंपनी जिसका ओनरशिप ऐसे ही मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मतलब जिसकी ओनरशिप के ऊपर में कुछ लिमिटेशंस रहते हैं कि ये आदमी इसका ओनर हो सकता है, ये आदमी इसका ओनर हो सकता है। तो उस टाइप के कंपनीज को हम लोग प्राइवेट कंपनीज कह सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है एंड मैक्सिमम 200 लोग हैं जो कि उसमें हो सकते हैं। फिर एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होता है जिसके अंदर में जो शेयर्स होते हैं वो हम किसी बाहर वाले को ऐसे ही बेच नहीं सकते हैं। वो शेयर्स जो है वो बेसिकली अंदर के लोगों में ही ट्रांसफ़र होता है। एक आदमी किसी दूसरे आदमी को जो है वो अपना शेयर दे सकता है, लेकिन ऐसे जनरल पब्लिक में जाके शेयर जो है वो हम नहीं बेच सकते हैं। तो अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की जाए तो प्राइवेट कंपनी इन्हीं दोनों के हिसाब से बोला जाता है कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें 2 चीज़ें ही बेसिकली होती है। एक, उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स वो 2 से लेके 200 तक होंगे, और दूसरा ये कि उसका जो शेयर होगा वो मार्केट में ऐसे अवेलेबल नहीं होगा। उसके शेयर के लिए आपको जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनके साथ बात करना होगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम इसी को कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम एडवांटेजेस के बारे में देखें कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो देखिए जो एडवांटेजेस एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का होता है वो उसी के आसपास मोर और लेस द सेम एडवांटेजेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी होते हैं। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो सबसे पहला चीज़ है वो है लिमिटेड लायबिलिटी। यानी ये अब तक हमारे दिमाग में बैठ चुका होगा कि लिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी कभी भी नुकसान में जाती है तो किसी भी आदमी से उसके शेयर से ज़्यादा पैसा नहीं मांगा जा सकता है। मतलब ये कि एक कंपनी के अंदर में एक आदमी सिर्फ उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट कर सकता है जितना
कि उसने शेयर्स खरीदे हैं। मतलब ये कि मुझे, अगर मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मुझे किसी भी हाल में कंपनी को 1 लाख रुपए से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कंपनी से कहा कि मैं तुम्हारे 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए ही दूंगा। एक बार मैंने ये 1 लाख रुपए दे दिए और शेयर्स खरीद लिए, तो उसके बाद मुझे कोई एक्स्ट्रा मनी देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सो इसीलिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना एडवांटेजियस होता है, क्योंकि जो भी लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं वो लोगों को सिर्फ उतना पैसा का ही नुकसान का भरपाई करना होता है, या फिर उन्हें सिर्फ उतना पैसा ही कंपनी में देना होता है। वो सिर्फ उतने पैसों के लिए ही लायबल होते हैं जितने पैसों को उन्होंने शेयर्स खरीदा हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ अ प्राइवेट कंपनी हैज इट्स ओन लीगल एंटिटी, मीनिंग इट कैन ओन एसेट्स, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यू और बी स्यूड इन इट्स नेम। अब देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है। ये तो हम जान चुके हैं कि हमारा जो कंपनी होता है, जॉन स्टॉक कंपनी, वो टोटली अलग होता है उसके मालिकों से। उसके मालिक और कंपनी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। हम कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि जो कंपनी और मालिक है वो दोनों एक ही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी बनाना इसलिए एडवांटेजियस हो जाता है क्योंकि उसमें हम ये जानते हैं कि अगर मैंने कुछ कंपनी बनाया तो उसमें अगर लॉस होगा तो मुझे सिर्फ उतना पैसा का ही कंट्रीब्यूशन करना है जितना मैंने शेयर खरीदा हुआ है। मुझे उससे 1 रुपये भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरे तरीके से अलग है। अब अगर कंपनी में नुकसान होता है तो मुझे तो सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी के हिसाब से सिर्फ जितना का शेयर मैंने खरीदा है मुझे सिर्फ उतने देने की ज़रूरत है। अब उसके बाहर का अगर लॉस होगा तो वो मुझे देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी इस तरीके से भी एडवांटेजियस हो जाता है कि अगर कभी भी कंपनी में नुकसान होता है तो वो नुकसान जो है वो हमें उस नुकसान का कोई भी इफेक्ट हमारे ऊपर में कभी भी नहीं आएगा। तो इसी वजह से सेपरेट लीगल एंटिटी इज एडवांटेजियस। ठीक है, फिर है कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, जो कि हम जानते हैं कि कोई भी कंपनी होती है वो हमेशा ही चलती रहती है। ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वो हमेशा चलती ही रहेगी। चाहे वो उसका मालिक 1 हो 100 हो, अगर 100 के 100 मालिक भी ना हो तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा ही रहता है। तो अगर मैं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने से मैं इस बात से एश्योर्ड हो जाऊंगा कि मेरी जो ये कंपनी है ये कभी भी बंद होने वाली नहीं है, ये हमेशा ही चलती रहेगी। ये फॉर इटर्निटी दिस विल गो ऑन टू फंक्शन। तो कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस की वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बनाना बहुत एडवांटेजियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार कंपनी को बना दिया तो अब वो हमेशा चलती ही रहेगी, कोई भी उसे ख़त्म नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है बेटर एक्सेस टू कैपिटल। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन रेज कैपिटल इजीली बाय इशूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स। दिस कैन हेल्प द कंपनी टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस, इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड ग्रो इट्स बिजनेस। अब देखिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पैसा ये करवाना बहुत आसान होता है। इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी टू इन्वेस्ट मनी टू रेज मनी इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में पैसा रेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हमें पैसा रेज करना है तो सिर्फ जितने पैसों का हमें ज़रूरत है उतने पैसों के हम लोग शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर इशू कर देने से हम लोग आराम से जो अपना पैसा है वो रेज करवा सकते हैं। हमें बिल्कुल भी ये नहीं घबराना होगा कि पैसे कैसे रेज होंगे, क्योंकि यहाँ पे शेयर इशू कर दो और वहाँ से पैसा लाया जा सकता है। ऑल्दो हम नॉर्मल पब्लिक को नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उन लोगों को वो दिया जा ही सकता है। तो प्राइवेटली हम उन्हें दे सकते हैं, लेकिन पब्लिकली शेयर हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, फिर है credibility. A private limited company is often seen as more credible and
प्रोफेशनल देन अदर बिजनेस स्ट्रक्चर्स विच कैन हेल्प इट टू अट्रैक्ट बेटर एम्प्लॉयज़, क्लाइंट्स एंड इन्वेस्टर्स। अब देखिए, एक कंपनी जो होता है ना, उसका गुडविल ही अलग होता है। एक कंपनी का जो सोसाइटी में जो उसका पिक्चर है, दैट इज़ मोर क्रेडिबल, दैट इज़ मोर प्रोफेशनल। क्योंकि आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप खोलते हैं तो वो उतना प्रोफेशनल नहीं माना जाता है, यहाँ तक कि पार्टनरशिप को भी उतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं माना जाता है। इट इज़ ओनली व्हेन वी मेक अ कंपनी कि लोग हमें प्रोफेशनली लेते हैं, लोग हमें प्रोफेशनल मानते हैं। ये तभी होता है जब हम कोई कंपनी बनाते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में हमारा क्रेडिबिलिटी, मतलब हमारी जो, हम इस तरीके से कह सकते हैं जिसे रुतबा कहा जाता है, तो वो रुतबा जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कभी लोन लेने जाते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप को उतनी जल्दी लोन नहीं मिल सकता है जितनी जल्दी लोन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिल सकता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन मिलना बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसका क्रेडिबिलिटी बहुत है। कंपनीज जानती हैं कि इस कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है, तो इसे लोन देना आसान रहेगा। फिर टैक्स बेनिफिट, ये हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को कुछ टैक्स बेनिफिट्स, कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। मतलब आपसे टैक्स, कुछ चीज़ों के ऊपर में आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, या फिर कहीं पे कम टैक्स ले लिया जाएगा, या फिर कहीं पे आपका जो अमाउंट है उसको घटा दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में आपको अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि देती रहती है। ठीक है। फिर लिमिटेड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैव टू कंप्लाई विद फ्यूअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंपेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। पब्लिक कंपनी के हिसाब से आपको प्राइवेट लिमिटेड के केस में, मतलब प्राइवेट कंपनीज के ऊपर में उतने ज़्यादा लीगल कंप्लायंसेस नहीं होते हैं। एक पब्लिक कंपनी को बहुत कुछ करना पड़ता है, अलग अलग तरीके के लीगल कंप्लायंसेस होते हैं जो कि एक पब्लिक कंपनी के ऊपर में होते हैं। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कंपनी के केस में, तो प्राइवेट कंपनी के केस में ये जो कंप्लायंस होता है ये बहुत कम हो जाता है। दिस इज़ वेरी लो, उतना ज़्यादा यहाँ पे होता नहीं है। ये बात आप जान के रखिए, जनरल नॉलेज का चीज़ है कि प्राइवेट लिमिटेड के केस में उतने ज़्यादा लीगल कंप्लायंसेस, उतने ज़्यादा कानून को मानने वाली बात ये सब नहीं होती है। ठीक है। फिर कंट्रोल ओवर ओनरशिप, शेयर होल्डर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैव द कंट्रोल ओवर द कंपनीज ओनरशिप, मीनिंग दे कैन डिसाइड हु कैन बाय एंड सेल शेयर्स इन द बिजनेस। अब देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में क्योंकि आपके शेयर जो हैं वो जनरल पब्लिक के पास नहीं है, तो इसमें कंट्रोल जो है वो हमेशा आपके हाथों में ही रहता है। क्योंकि जनरल पब्लिक के पास अगर वो जाएगा तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा, और हो सकता है कि आपके कंपनी का जो टोटल शेयर होल्डिंग है उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन, या फिर 25%, 30% ये कोई एक आदमी ले सकता है। इट माइट हैपन। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में क्योंकि शेयर्स ऐसे ही मार्केट में घूम रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा आदमी आकर के मैक्सिमम शेयर्स को लेके जा सकता है, तो उसमें से आपका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट होते जाता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में क्योंकि शेयर्स कुछ आपके जो गिने चुने लोग हैं सिर्फ उनके ही पास हैं, तो इसकी वजह से आपका जो ओनरशिप होता है वो उतना जल्दी डाइल्यूट नहीं होता है। ठीक है। फिर अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल। अब देखिए, ऑल्दो अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में फाइनेंस रेज करना आसान होता है, लेकिन जितना फाइनेंस रेज होता है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मुकाबले बहुत कम होता है। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आप मैक्सिमम 200 लोगों को अपने कंपनी में एज मेंबर्स रख सकते हैं। तो भाई 200 लोगों को रखना, और अगर पब्लिक कंपनी होगा तो वहाँ पे अगर 1 लाख लोग भी होंगे, तो आप खुद सोच सकते हैं कि 1 लाख लोगों के द्वारा कितना पैसा लाया जाएगा। हाउ मच मनी इज बीइंग ब्रॉट बाय 1 लाख पीपल एज कंपेयर टू 200 पीपल। तो इसी वजह से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से बहुत
कम रहता है, इट इज़ वेरी लो। एक्सेस टू कैपिटल, जो कैपिटल एक्सेस होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। फिर है लीगल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर सब्जेक्ट टू वेरियस लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग एनुअल फाइलिंग्स एंड अदर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस। फेलिंग टू कंप्लाई विद दीज लीगल रिक्वायरमेंट्स कैन रिजल्ट इन फाइन्स एंड पेनल्टीज। अब वहाँ पे हमने देखा कि जो लीगल कंप्लायंस है वो कम है एज कंपेयर टू पब्लिक कंपनी, लेकिन इसका मतलब है ही नहीं, ये तो नहीं है। कम है ये बात माना जा सकता है, लेकिन है ही नहीं ये बात नहीं माना जा सकता है। तो ये जो लीगल कंप्लायंसेस होते हैं ये आपकी कंपनी के ऊपर में एक बोझ जैसा बन जाता है। भले ही कम है लेकिन जो भी है तो बोझ ही। तो ये जो बोझ है ये कंपनी के लिए फिर डिसएडवांटेजियस हो जाता है। फिर अगर बात करें लिमिटेड एबिलिटी टू ट्रांसफ़र ओनरशिप, जो कि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जो शेयर्स हैं वो यहाँ से वहाँ ऐसे ही आप आसानी से बेच नहीं सकते हैं। उसमें अगर आपको शेयर्स बेचना है तो बेचने के लिए बहुत कुछ वहाँ पे करना होता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो आप मार्केट में जाइए, जो भी आपको अच्छा दाम दे रहा है उसे आप शेयर बेच दीजिए। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में क्या है कि अगर आपको शेयर बेचना है तो आपको सबसे पहले, मतलब अगर आप कंपनी के बाहर में किसी को बेचना चाहते हैं तो वो अलाउड है। ऐसा नहीं कि बाहर में बेचा नहीं जा सकता है, गिने चुने लोगों को बेचा जा सकता है, लेकिन आप ऐसे ही खोल खोल के नहीं बेच सकते हैं कि ये लो हमारे प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स, ये जैसे मार्केट में पब्लिक कंपनी के शेयर्स बिकते हैं, आप वैसे नहीं बेच सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई दोस्त है जो कि उस कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो ये पॉसिबल है। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी में हैं उसमें 80 लोग उसमें मेंबर्स हैं, तो आपको हर एक आदमी के पास जाकर सबसे पहले ये पूछना होता है कि देख भाई मैं ये शेयर बेच रहा हूँ, ये तेरे को लेने का है या फिर तेरे को लेने का है कि नहीं। आपको 80 लोगों को ये बात पूछना होगा। एंड अगर 80 में से कोई भी आदमी इस बात पे मतलब अग्री नहीं करता है कि मैं शेयर नहीं खरीदूंगा, तब आप जाके उस शेयर को मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में गए और बेच के आ गए। तो अगर आपको शेयर बेचना है तो आपको सबसे पहले अपने जो भी आपके साथ में जो मेंबर्स हैं आपको पहले उनको ऑफर देना होगा। एंड अगर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप उसे जाके मार्केट में बेच सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओनरशिप है वो आप इतनी जल्दी ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। फिर है ग्रेटर लायबिलिटी फॉर डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैव ग्रेटर पर्सनल लायबिलिटी फॉर द कंपनीज डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशंस देन शेयर होल्डर्स। अब जो कि ये एक पॉइंट है जो कि हर किसी में होता है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बस कंपनी के मेंबर्स होते हैं। उन्होंने बस कंपनी में पैसा लगा कर रखा हुआ है। मेन काम तो डायरेक्टर को ही करना होता है। तो अगर कुछ भी वहाँ पे काम हो तो वो डायरेक्टर को ही करना होगा, और कोई भी अगर घोटाला होता है तो उस केस में आपको डायरेक्टर को ही पकड़ा जाएगा। द डायरेक्टर विल बी लायबल इफ एनी काइंड ऑफ थिंग हैपन। अगर कुछ भी होता है तो डायरेक्टर ही लायबल होगा। सो दैट इज़ द रीज़न डायरेक्टर्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। एंड ये सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में नहीं है, हर मतलब कोई भी कंपनी हो, पब्लिक कंपनी के केस में भी सेम वहाँ पे भी ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्टर्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा बोझ होता है, ठीक है। फिर है डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग टैलेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में फाइंड इट हार्डर टू अट्रैक्ट एंड रिटेन टॉप टैलेंट एज दे मे नॉट ऑफर द सेम पर्क्स एंड बेनिफिट्स एज लार्जर पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज। अब देखिए भाई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ना लोग उतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। द पीपल आर नॉट वांटिंग टू इन्वेस्ट मच इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन दिया जाएगा एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑप्शन दिया जाएगा तो आपका मैक्सिमम चांस है कि आप किसी पब्लिक कंपनी के केस में ही जाएंगे। तो ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होता है ये इन्वेस्टर्स को उतना ज़्यादा अपील नहीं करता है, उतने ज़्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। एंड ऊपर से ये बात है कि अगर आपके कंपनी में 200 मेंबर्स पहले से ही हैं
तो आप 200 मेंबर से एक भी मेंबर ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। फिर बात करें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज as much financial information as public limited companies, making it harder for investors to evaluate their performance and potential। अब देखिए, जितना कंप्लायंस एक पब्लिक कंपनी को करना होता है उतना ही कंप्लायंस प्राइवेट कंपनी को करने की ज़रूरत, मतलब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो उस केस में बहुत चांसेस होते हैं कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं ये आपको उल्लू बना सकते हैं। मतलब बहुत कुछ होता है यहाँ पे, जैसे आपको बोल देंगे कि हमारे कंपनी में जो शेयर है वो शेयर आपको सिर्फ 50 रुपये का मिल जाएगा, जबकि मार्केट में उसका दाम और भी होगा। तो इसी वजह से बहुत मैनिपुलेशंस होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के कुछ इलीगल चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसी वजह से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो कुछ हद तक डिसएडवांटेजियस हो जाता है, ठीक है। सो ये था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मीनिंग, उसका एडवांटेजेस, उसका डिसएडवांटेजेस। अब हम लोग जाते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। So a public limited company or PLC is a joint stock company that is created and incorporated under the Indian Companies Act 2013 or any other act being enforced previously। ये तो हम जान ही चुके हैं भाई, एंड ये पॉइंट आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में भी लिख सकते हैं। इट इज़ लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द जनरल पब्लिक। Now it is a company with limited liability and is permitted to issue registered securities, that is shares or debentures, to the public by inviting them to subscribers for its shares through IPO and is traded openly and on at least one stock exchange। The liability of the shareholders is limited to the extent of the amount contributed by them। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का सिंपल मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी दो पॉइंट ही मेन होते हैं। कि पहली बात, यहाँ पे जो मिनिमम मेंबर्स होंगे वो 7 से लेके अनलिमिटेड तक हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। एंड अगर बात करें यहाँ पे शेयर्स के बारे में, तो आप जो भी शेयर्स हैं वो शेयर्स आप बिना किसी से, मतलब यहाँ पे आपको कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं रहता है कि ये जो शेयर है ये आप मार्केट में नहीं बेच सकते। यहाँ पे आप खुले आम आपको जितना भी शेयर्स का मन होता है आप उतने शेयर्स पब्लिक को बेच सकते हैं। तो यही दो पॉइंट बेसिकली एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी का डेफिनेशन बोलता है कि आपका जो मेंबर होगा वो 7 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा, एंड आप पब्लिक शेयर जो है मतलब जनरल पब्लिक को अपने कंपनी के जो शेयर्स हैं वो बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होती है। अब अगर बात करें हम यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के एडवांटेजेस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो चीज़ें पब्लिक के लिए जानना ज़रूरी है उन हर एक चीज़ के ऊपर में सरकार ने ये कंपलसरी कर दिया है कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को वो सारी चीज़ें मतलब जनरल पब्लिक को बतानी होती है। वॉट एवर इज नेसेसरी टू बी नोन बाय द जनरल पब्लिक दैट हैज़ टू बी सेड बाय द पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे ऐसा बहुत कम होता है कि कोई चीज़ यहाँ पे खपलेबाजी हो, क्योंकि यहाँ पे लगभग में हर एक इंफॉर्मेशन पब्लिक को मालूम रहती है, क्योंकि ये सरकार ने मैंडेट कर दिया है। सो दिस इज़ द रीज़न पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर में क्या हो रहा है ये आप बहुत आसानी से जान सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ये उतना ज़्यादा उस केस में नहीं होता है। इसी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है कि अंदर में जो हो रहा है वही बाहर में दिख रहा है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में ज़्यादा होती है एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में कम होती है, ठीक है। एक सेकेंड, अब अगर बात करें हम यहाँ पे अगला पॉइंट का, तो वह मेंबर्स हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो हर एक कंपनी के केस में आप लिख सकते हैं कि कंपनी का मतलब ही है कि जो भी लोग होंगे वो सिर्फ जितना पैसा उनका कंपनी में बनता है सिर्फ उतने पैसे तक वो लायबल हैं, उससे एक भी रुपया ज़्यादा उनको देने की ज़रूरत
नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर देम टू हैव मनी मोर देन व्हाट इज देयर शेयर, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज होता है कि मैंने अगर 1 लाख रुपए के शेयर्स किसी कंपनी में खरीदे हुए हैं तो मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए ही उन लोगों को देना है, फिर ठीक है। फिर है फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पब्लिक कंपनी का ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि यहाँ पे जो भी शेयर्स हैं वो सारे शेयर्स आप बड़ी आसानी से मार्केट में किसी को भी बेच सकते हैं। यू कैन ईजिली सेल द शेयर्स इन द मार्केट, ठीक है। फिर अगर बात करें एबिलिटी टू रेज मोर फंड, जो कि हमने प्राइवेट कंपनी के केस में देखा था कि भाई मैक्सिमम 200 लोग ही मेंबर हो सकते हैं, जबकि यहाँ पे आप अगर मान के चले तो 1 करोड़ लोग भी मेंबर्स हो सकते हैं। तो जब 1 करोड़ लोग पैसा लाएंगे तो वो कितना लाएंगे, एंड 200 लोग जब पैसा लाएंगे तो वो कितना लाएंगे, ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ये बहुत आसान होता है यहाँ पे कि आप जो अपना मतलब बहुत ज़्यादा पैसा आप यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, तो ये तो बात ही है कि जो भी पब्लिक कंपनी होता है उसको प्राइवेट कंपनी के मुकाबले ज़्यादा इज्जत मिलती है। अगर एक प्राइवेट कंपनी होगी एंड एक पब्लिक कंपनी होगी तो उस केस में जो भी प्राइवेट कंपनी होगा उसको शायद जो भी क्रेडिटर्स होंगे वो उतना ज़्यादा लोन ना दें, लेकिन पब्लिक कंपनी को ये जो लोन है ये बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वह डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। भाई जो भी कंपनी में हो रहा है लगभग में हर एक चीज़ ही आपको मार्केट में बोल देना होगा। ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग इन द कंपनी दैट हैज़ टू बी मेड नोन टू द जनरल पब्लिक। तो इसी वजह से यहाँ पे जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो उतना ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी कि हम सिर्फ अपने लोगों तक ही इंफॉर्मेशन रखेंगे, ये इसमें उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर है एक्सपेंसिव बिजनेस फॉर्म। ये तो भाई इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि पब्लिक कंपनी जो है वो बहुत महंगा होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। पब्लिक कंपनी को आप ऐसे ही खोल नहीं सकते हैं। मतलब मैंने शायद ही किसी को देखा होगा कि उसने स्टार्टिंग में ही पब्लिक कंपनी खोल दिया होगा। बहुत कम केसेस में ही ऐसा होता है। मैक्सिमम लोग पहले प्राइवेट कंपनी खोलते हैं, बाद में जाकर उसे कन्वर्ट करवा लेते हैं पब्लिक कंपनी में। तो बहुत महंगा होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये बात आप जान लीजिए। फिर अगर बात करें लेसर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू अदर बिजनेस स्ट्रक्चर, सो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज अ प्लस फॉर एनी फर्म, बट देयर इज नो सच एडवांटेज इन द केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी। एवरी पब्लिक कंपनी इज बाउंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन रिजल्टिंग इन अ लैक ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं ना वो उतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है वो मतलब अगर वो चाहे तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि बहुत कम रहती हैं। देयर आर उसमें मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, तो वो लोग उसके हिसाब से आराम से बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई हर एक चीज़ जो कि कंपनी में हो रहा है वो जाकर लोगों को बताओ। फिर उसके बाद और भी लीगल कंप्लायंसेज हैं जो कि करना होगा, तो ये उतना फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। फ्लेक्सिबल का मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल? तो फ्लेक्सिबल का मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरा 1 महीना में अगर कोई चीज़ है जो कि मैं नहीं करना चाहता या फिर मेरा मन नहीं है तो मैं ना करूं, ठीक है, तो मैं ना करूं उस चीज़ को। तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी कि जब मन चाहा तब काम कर लिया, जब मन नहीं हुआ तो काम नहीं किया। तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने हिसाब से काम कीजिए। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में है, सोल ट्रेडिंग के केस में है कि आज मन नहीं कर रहा दुकान नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि पार्टनरशिप के केस में भी है कि यार आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं जाएंगे। प्राइवेट कंपनी के केस में भी थोड़ा बहुत वहाँ पे रहता है, लेकिन यहाँ पे तो वैसा है ही नहीं कि आपका मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपको काम जो है वो करना ही होगा। फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है।
फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। तो ऑल्दो यहाँ पे तो हमें अब तक तो कुछ अच्छा खासा डिफरेंस जो है वो तो हमें मालूम चल चुका है, लेकिन आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिफर्स टू द कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज एंड द शेयर्स आर हेल्ड प्राइवेटली बाय द मेंबर्स कंसर्न्ड। यही इसका मेन पॉइंट है कि इसका जो शेयर होता है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या होता है, देखिए अगर आप किसी भी दुकान में, अब फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट है, ठीक है, यहाँ पे सब्जी मंडी है, तो अब अगर ये आप इस सब्जी मंडी में यहाँ पे आकर कुछ भी सब्जी बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। मतलब बेसिकली आपको इन लोगों को बोल देना होगा कि भाई देख मैं आज से यहाँ पे मैं सब्जी बेचूंगा एंड आपको कुछ फीस होंगे जो कि वहाँ पे देनी होंगी। तो सेम चीज़ होता है स्टॉक एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है स्टॉक मार्केट। तो ये जो स्टॉक मार्केट होता है यहाँ पे आपको बेसिकली बोल देना होता है कि मैं आज से स्टॉक मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसे हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जैसे अगर आप किसी सब्जी मंडी में सब्जी बेचना चाहते हैं तो आपको पहले वहाँ के लोगों से परमिशन लेना होता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के लोगों से भी परमिशन लेना होता है। मतलब बेसिकली एक रजिस्ट्रेशन है जो कि करवाना होता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं होता, क्योंकि मुझे तो स्टॉक बेचने हैं ही नहीं, तो मैं क्यों रजिस्ट्रेशन वहाँ पे करवाऊँगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक ऐसा कंपनी होता है जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं होता है एंड उसके जो भी शेयर्स होते हैं वो कुछ लोगों के पास ही प्राइवेटली ओन्ड रहते हैं। लेकिन अगर बात करें पब्लिक कंपनी के बारे में, तो पब्लिक कंपनी का मतलब होता है एक ऐसा कंपनी जिसका जो शेयर है वो एक स्टॉक एक्सचेंज में रहता है। क्योंकि भाई मुझे मार्केट में शेयर्स बेचने हैं तो मुझे वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेडिंग है वो करवाना होगा, ठीक है। एंड इसके जो शेयर्स हैं वो पब्लिकली मार्केट में बेचे जा सकते हैं। ओके अगर मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है तो यहाँ पे मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होगी, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में 7 लोगों की मिनिमम ज़रूरत होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 200 लोग मैक्सिमम लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर 1 पर्सन कंपनी होगा तो उस केस में ये चीज़ लागू नहीं होता है, क्योंकि 1 पर्सन कंपनी के केस में एक ही आदमी वहाँ पे मालिक रहता है, ठीक है। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ये अमाउंट अनलिमिटेड होता है, ठीक है। इट इज़ अनलिमिटेड, आपको जितने मेंबर्स रखने हैं आप उतने मेंबर्स रख सकते हैं। फिर अगर बात करें डायरेक्टर्स के बारे में, तो प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, सो इट मस्ट फ्रेम इट्स ओन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मतलब प्राइवेट कंपनी के केस में हम जानते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। जब भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आपको आरओसी के पास एक डॉक्यूमेंट देना होता है जहाँ पे बेसिकली आपके कंपनी के बारे में सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो रहते हैं। तो अगर बात करें प्राइवेट कंपनी के केस में, तो ये जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ये आपको खुद बनाना होता है। यू हैव टू योरसेल्फ मेक दिस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में आप चाहें तो खुद उसे बना सकते हैं, या फिर एक टेबल एफ है, मतलब ये बेसिकली कंपनीज एक्ट में पहले से ही कुछ डिफ़ॉल्ट दिए रहते हैं, तो आप या तो खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना लीजिए या फिर वहाँ पे जो सैंपल दिया हुआ है, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही वहाँ पे है, तो आप उन्हें भी उठा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, सो द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल एज देयर इज रेस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये तो हम जानते ही हैं कि प्राइवेट कंपनी के केस में जो शेयर्स हैं वो इतनी आसानी से एक आदमी से दूसरे आदमी के पास नहीं जाते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ये बहुत आसानी से हो सकता है। इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल कि एक आदमी दूसरे आदमी को अपना शेयर आसानी से दे सकता है। फिर अगर बात करें
पब्लिक सब्सक्रिप्शन की, सो इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स टू द पब्लिक इज प्रोहिबिटेड। मतलब आप यहाँ पे शेयर्स, ये इशू का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी पहली बार शेयर लाती है तो उसे हम लोग इशू कहते हैं। तो यहाँ पे ना ही जो शेयर्स हैं वो एक आदमी दूसरे आदमी को दे सकता है, मतलब उतनी आसानी से नहीं दे सकता है, ना ही ये जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक को दिए जा सकते हैं। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में आसानी से आप बाहर के लोगों को बुलाकर उन्हें जो है अपना शेयर्स दे सकते हैं। फिर अगर बात करें प्रोस्पेक्टस की, तो भाई प्रोस्पेक्टस आप प्राइवेट कंपनी के केस में दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि प्रोस्पेक्टस होता क्या है? प्रोस्पेक्टस होता है कि जब आप शेयर्स बेचने के लिए जाते हैं तो आपको बेसिकली अपने लोगों को ये बोल देना होता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट टाइप का एक इन्विटेशन होता है जो कि आपको देना होता है। जैसे आप स्कूल के प्रोस्पेक्टस होता है तो वैसा ही चीज़ यहाँ पे भी होता है। तो प्राइवेट कंपनी के केस में ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सिंपल सा बात है कि वहाँ पे हम लोग शेयर्स बेचेंगे ही नहीं, तो फिर प्रोस्पेक्टस दे के क्या फ़ायदा। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ये बहुत आसानी से दिया जा सकता है। अगर बात करें मिनिमम अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, सो द कंपनी कैन अलॉट शेयर्स विदाउट ऑब्टेनिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। प्राइवेट कंपनी के केस में अगर आपका 90% सब्सक्रिप्शन नहीं भी है तो भी आप बहुत आसानी से जो शेयर्स हैं वो ले सकते हैं। मतलब बहुत आसानी से, अगर आपका, जो कि हम जानते हैं कि 90% शेयर्स हैं जो कि होना चाहिए सब्सक्राइब्ड, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी के केस में अगर 90% सब्सक्राइब नहीं भी होते हैं तो भी आपका कंपनी जो है वो काम कर सकती है। जबकि अगर बात करें पब्लिक कंपनी के केस में, तो जब तक 90% नहीं हो जाता है तब तक ये नहीं होगा। अनटिल एंड अनलेस द 90% इज नॉट डन, इट विल नॉट हैपन। फिर अगर बात करें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की, तो इट कैन स्टार्ट बिजनेस जस्ट आफ्टर रिसीविंग अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो कि हम जानते ही हैं कि जैसे ही एक प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है वो उसी टाइम से अपना मेन बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो है ये लेना होगा, ये एक कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है। फिर अगर डायरेक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 2 or more directors कैन बी अपॉइंटेड बाय सिंगल रेजोल्यूशन। मतलब आप एक बार में 2 डायरेक्टर या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर हैं जो कि रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप एक ही बार में जितने डायरेक्टर्स चाहें वो रख सकते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्टर रखा जा सकता है। मतलब अगर आप एक डायरेक्टर रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से मीटिंग लाना होगा, फिर अगर आप दूसरा भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अलग से मीटिंग लाना होगा, फिर तीसरा रखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से मीटिंग लाना होगा। तो ऐसे होता है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में आप एक ही बार में जितने डायरेक्टर्स चाहें उतने डायरेक्टर्स आप ला सकते हैं। फिर फाइलिंग ऑफ कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर, डायरेक्टर्स नीड नॉट रिक्वायर द फाइलिंग ऑफ द कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ये एक चीज़ है, मतलब ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है, तो ये सब जो है ये सब कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में ये चीज़ बोला हुआ है कि अगर प्राइवेट कंपनी बनाया जाता है तो उस केस में डायरेक्टर का जो रेजोल्यूशन होता है, डायरेक्टर का जो सर्टिफिकेट होता है कि हाँ मैं इस कंपनी में डायरेक्टर बन के काम कर रहा हूँ, ये चीज़ देने की ज़रूरत, मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जबकि पब्लिक कंपनी के केस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप, मतलब आप अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपको अपना कंसेंट जो लेटर होता है वो देना होगा। ठीक है, फिर है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, द डायरेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिटायर बाय रोटेशन, द डायरेक्टर्स कैन बी परमानेंट। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक बार अगर आप डायरेक्टर बन गए तो आप जब तक आपका मतलब 60 ईयर्स ऑफ एज या फिर जब तक आपका रिटायरमेंट का एज नहीं आ जाता है तब तक आप रिटायर नहीं होंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि देखिए कंपनीज के केस में ये रूल होता है कि हर 2 या फिर 4 साल बाद आपको डायरेक्टर्स को रिटायर करवाना होता है। जो पहला डायरेक्टर रहता है उसे हटा दिया जाता है एंड एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट कर लिया जाता है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के केस में तो ऐसा चीज़ वहाँ पे है नहीं। एक बार अगर एक डायरेक्टर आ गया तो वो डायरेक्टर चाहे तो बहुत, मतलब जब तक उसका एज है तब तक वो डायरेक्टर बन के रख सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में आपका कुछ डायरेक्टर्स होंगे जिनको हर साल आपको
बदलना होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा 6 डायरेक्टर्स है तो 6 डायरेक्टर्स में से हर 2 या 3 साल पे इसका 2/3 मतलब 4 डायरेक्टर्स होंगे जो कि हर 2 या 4 साल पे बदले जाने चाहिए। जितने भी टोटल डायरेक्टर होते हैं उनमें से उनका 2/3 जो डायरेक्टर होगा वो हर 2 या 4 साल पे उसे अपना काम छोड़ना होगा और किसी दूसरे डायरेक्टर को ले लिया जाएगा। ठीक है। फिर अगर प्राइवेट कंपनी के केस में बात करें तो ये जो एजीएम है ये आप कहीं पे भी मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो शेयर होल्डर्स का मीटिंग होता है, जो मेन मीटिंग होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जो एजीएम है वो सिर्फ उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में ही हो सकता है। एंड अगर बात करें स्टैट्यूटरी मीटिंग की, मतलब अगर आपको ऐसे अगर कोई मीटिंग करना है जो बाकी के मीटिंग्स होते हैं तो वो ऑप्शनल होते हैं, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं या फिर आपके लिए वो ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कंपनी के केस में तो जो इसका जो कंपलसरी यहाँ पे रहता है, मतलब आपको जो दूसरे मीटिंग्स होते हैं वो भी लेने ही होंगे। ठीक है। अब अगर बात करिए कोरम की, कोरम का मतलब क्या होता है कि मिनिमम अगर कंपनी को चालू रखना है तो उसके लिए क्या चाहिए, बट मैं आपको बोलूँगा कि दिस थिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपको ये चीज़ बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत अभी नहीं है, ये आपका एज नहीं है ये सब चीज़ जानने का। एंड अगर एग्जाम्पशन के बारे में बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको कुछ एग्जाम्पशन, कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि मिलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ खास बेनिफिट पब्लिक कंपनी के केस में नहीं मिलता है। अब अगर मैं इस डिफरेंस के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आप एक काम कीजिए, सिर्फ ऊपर का जो डिफरेंस है आप सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दीजिए। नीचे के जो डिफरेंस मैंने बोले कि डायरेक्टर्स जो हैं वो रिटायर कर जाने चाहिए, दे मस्ट रिटायर आफ्टर 2 और 4 ईयर्स, ये आपको देखने की ज़रूरत है नहीं। मैं अगर कहूँ तो आप ये जो पहला पॉइंट है, फिर जो दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, बस आप इतने ही पॉइंट्स को याद रखिए, बाकी का पॉइंट आप छोड़ दीजिए। ठीक है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनीज। मतलब अब तक हम ये सुन रहे थे कि प्राइवेट कंपनी जो है उसे ये करना ज़रूरी नहीं है, उसे ये करना ज़रूरी नहीं है। तो आखिरकार क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी है नहीं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि प्राइवेट कंपनी बनाने के केस में हमें ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो वहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो है नो नीड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है कि एक साल में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक बार तो मिलना होता ही है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू मीट। तो इसका जो रिपोर्ट होता है, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में कौन कौन सी बातें वहाँ पे हुई, किन किन बातों के ऊपर में डिस्कशन हुआ, तो ये चीज़ जो है ये आपको बनाने की ज़रूरत है नहीं। मतलब आपको ऐसा नहीं करना है कि जो भी चीज़ें वहाँ पे बातचीत हुई उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रख लो। ऑल्दो आप बोलेंगे सर ये ऐसी बात है, हर किसी को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए, बट रखते तो हैं, लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आप उसका रिपोर्ट बना के नहीं भी रखते हैं तो भी आपको यहाँ पे कुछ मतलब जो हानि है वो नहीं होने वाला है। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि आपको एनुअल जनरल मीटिंग के लिए एक रिपोर्ट बना करके रखना है। ठीक है। फिर अगर बात करें डायरेक्टर्स के बारे में तो 2 डायरेक्टर्स ही चाहिए होते हैं। ठीक है। मतलब पब्लिक कंपनी अगर बनाने जा रहे हैं तो 3 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए। ठीक है। फिर है दे नो नीड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, तो देखिए हम जो डायरेक्टर्स अपने कंपनी में लेते हैं वो हमारे कंपनी के ही होते हैं, मतलब वो काम हमारे कंपनी के लिए ही करते हैं। उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो मेन मकसद होता है वो हमारा कंपनी ही रहता है। मतलब उन लोगों का कोई ना कोई इंटरेस्ट है हमारे कंपनी में कि उनको हमारे कंपनी से पैसा मिल रहा है, इसीलिए वो हमारे कंपनी में डायरेक्टर है। अब देखिए जो किसी कंपनी में पैसों के लिए काम कर रहा है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वो आदमी पैसों में बिक भी सकता है, मतलब वो बायस्ड हो सकता है। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं
एंड उस डायरेक्टर होने के नाते आपको वहाँ से पैसा मिल रहा है। तो अगर आप वहाँ से पैसे ले रहे हैं तो आपका और कंपनी का एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो बहुत केसेस में आप वहाँ पे बायसनेस दिखा सकते हैं। इसका मतलब ये कि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि प्रॉपर नहीं है, उस डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन आपने वहाँ पे उसे देखा तो ज़रूर, लेकिन वहाँ पे ऐसे ही साइन कर दिया कि ठीक है, आपने उसे बिना सोचे समझे पास कर दिया। तो उस केस में कंपनी का नुकसान हो सकता है। तो उन चीज़ ताकि वो चीज़ें ना हो, इसलिए क्या किया जाता है कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब कुछ अलग से लोगों को डायरेक्टर बनाया जाता है जिनको कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। देयर आर सम पर्सन्स हु डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनी, एंड उन लोगों को हम डायरेक्टर बनाते हैं क्योंकि इस आदमी का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, ही इज़ नॉट रिलेटेड टू द कंपनी, तो वो आदमी बायस्ड नहीं होगा। तो ये होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमेशा आपके कंपनी में काम नहीं करता है, कभी कभी थोड़े टाइम के लिए इसे अपॉइंट किया जाता है। तो अगर बात करें हम पब्लिक कंपनी के केस में, तो पब्लिक कंपनी के केस में आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो रखना ही होगा। मतलब एक ऐसा आदमी जो कि किसी भी तरीके से कंपनी से इमोशनल अटैच्ड ना हो, जो कि बायस्ड ना हो, आपको ऐसे आदमी को रखना होता ही है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के केस में, तो ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कंपल्सरी नहीं होता है। आप चाहें तो उन्हें रख सकते हैं या फिर ज़रूरी है नहीं, ठीक है। फिर दे कैन अडॉप्ट एडिशनल ग्राउंड्स फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड वेकेशन ऑफ देयर ऑफिस। मतलब अगर आपको ये लगता है कि आप डायरेक्टर जो है वो आपका डायरेक्टर जो है वो कोई गलत काम कर रहा है, तो ये देखने के लिए कि डायरेक्टर गलत काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कानून में कुछ चीज़ें हैं। कानून ने पहले से कुछ बोल दिया कि अगर कोई भी डायरेक्टर ये काम करता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो डायरेक्टर है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है एंड उस डायरेक्टर को काम पे से हटाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कानून में लिखी हुई हैं। लेकिन अगर बात करें प्राइवेट कंपनी के केस में, तो वो आप कानून वाला बात तो मानिए, लेकिन अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वहाँ पे देना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है, मतलब डायरेक्टर ने कानून के हिसाब से ये गलत किया तो किया ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी चीज़ें हों जो कि इसके खिलाफ दी जाए, तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ अलग से अपना क्राइटेरिया वहाँ पे रख सकते हैं, ओके। दे कैन पे ग्रेटर रेम्युनरेशन टू द डायरेक्टर देन कंपेयर टू सम अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। अब देखिए पब्लिक कंपनी के केस में डायरेक्टर को कितना ये मिलेगा, मतलब हाउ मच सैलरी इज द डायरेक्टर गोइंग टू रिसीव, उसके ऊपर में कुछ मतलब कुछ बातें वहाँ पे बोली रहती है कि एक डायरेक्टर का सैलरी जो है वो इतना होना चाहिए, इट शुड नॉट बी मोर देन दिस, इट शुड नॉट बी लेस देन दिस। तो वहाँ पे कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्टर को मैं बहुत ज़्यादा पैसे देना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये थे प्राइवेट कंपनी के कुछ प्रिविलेजेस, मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगर प्राइवेट कंपनी बनाई जाती है तो उस केस में आपको अलग से बेनिफिट्स हैं जो कि मिलता है, ठीक है, ओके। सो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ। जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो पार्ट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड बहुत लेंथी पार्ट है, इसीलिए मैंने इसे एक अलग वीडियो में किया हुआ है, ठीक है। सो अब बस हमारा लास्ट का टॉपिक एक बाकी रहता है जो कि है हमारा ग्लोबल एंटरप्राइजेस, मतलब जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनके बारे में हमें जानना है। एंड एक बार वो अगर हो जाएगा तो हमारा जो एक चैप्टर है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। तो शायद कल इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ओके। सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा अपना।